हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज कक्षा 12 के लेक्चर में हम आपको बनाने की विधियां में अगली विधि बताने जा रहे हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है खैरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि खैरस प्रभाव क्या होता है या पेरोक्साइड प्रभाव क्या होता है। तो चलिए देखते हैं खैरस प्रभाव के बारे में या पेरोक्साइड प्रभाव के बारे में। पेरोक्साइड प्रभाव या खैरस प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव या खैरस प्रभाव। तो देखिए, पेरोक्साइड इफेक्ट जो है उसी को हम खैरस प्रभाव के नाम से भी जानते हैं या इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। देखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो तीन नाम है इसके, पेरोक्साइड प्रभाव, खैरस प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। तो देखिए होता क्या है कि पेरोक्साइड प्रभाव वास्तव में है क्या। जैसे किसी कार्बनिक पेरोक्साइड को अगर हम ले लें, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5O C6H5, इसको कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड किसी कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन या एल्काइनो को अगर बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में एल्किल हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ रखा जाए तो जो उत्पाद प्राप्त होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत प्राप्त होता है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। अगर हम बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइडों को एल्कीनो या एल्काइनो के साथ अपकृत करते हैं तो हमें एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार उत्पाद प्राप्त होता है। इसी को हम खैरस प्रभाव कहते हैं या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि हम किसी कार्बनिक पेरोक्साइड जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड आदि की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइडों को एल्काइनो या एल्कीनो के साथ अपकृत करते हैं तो हमें एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार विपरीत उत्पाद प्राप्त होता है, या ये कह सकते हैं मार्कोनिकॉफ जो नियम है उसके विपरीत उत्पाद प्राप्त होता है, जिसको हम पेरोक्साइड प्रभाव या खैरस प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो देखिए वास्तव में होता क्या है, इसमें सबसे पहले ये हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड पेरोक्साइड की उपस्थिति में जो कार्बनिक पेरोक्साइड है इसकी उपस्थिति में सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड का होमोलिटिक फ्यूजन होता है। होमोलिटिक फ्यूजन होता है या इसको कह सकते हैं कि समांगी विदलन होता है। समांगी विदलन होता है। तो समांगी विदलन में आप जानते हैं दो प्रकार से विदलन होता है, एक होता है होमोलिटिक और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक। तो होमोलिटिक में कोई भी परमाणु हो या कोई भी समूह हो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। और जो विषमांगी विदलन होता है वो विषमांगी नाम से ही स्पष्ट है कि किसी एक परमाणु का जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, वो दूसरे वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक होगा। इसलिए एक कार्बन परमाणु पर निगेटिव चार्ज और दूसरे कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें हेट्रोलिटिक फ्यूजन के पश्चात आयन प्राप्त होते हैं, जबकि होमोलिटिक फ्यूजन के पश्चात फ्री रेडिकल्स प्राप्त होते हैं, मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। तो दो प्रकार के मुक्त मूलक हमें प्राप्त होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन मुक्त मूलक, और दूसरा होता है हैलोजन मुक्त मूलक।
हाइड्रोजन मुक्त मूलक। हाइड्रोजन मुक्त मूलक, तो देखिए दो तरीके का हमको मुक्त मूलक प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन मुक्त मूलक और हाइड्रोजन मुक्त मूलक। तो ये जो क्रियाविधि हो रही है ये होमोलिटिक फिजन का, तो होमोलिटिक फिजन में हमें प्राप्त क्या होता है, हमेशा मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। अब ये जो कोई भी एल्कीन या एल्काइन अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए चलिए मान लीजिए यही सामान्य रूप में ले लेते हैं ये और ये। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहां से हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक बॉन्ड इधर कर दीजिए, एक बॉन्ड इधर। तो देखिए कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड है, द्विबंध है या त्रिबंध भी हो सकता था, द्विबंध लीजिए या त्रिबंध लीजिए, यानी कि एल्कीन लीजिए या एल्काइन लीजिए। तो इस एल्कीन में सबसे पहले हाइड्रोजन मुक्त या हाइड्रोजन मुक्त मूलक, जो हाइड्रोजन मुक्त मूलक है वो अटैक करेगा, हाइड्रोजन मुक्त मूलक अटैक करेगा। तो यहां से देखिए जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूटेगा तो देखिए क्या बनेगा, ये जो मुक्त मूलक वाला इलेक्ट्रॉन है इस पर आ जाएगा और ये हो गया, ये हो गया। देखिए तो क्या प्राप्त हो गया, आपको एल्किल मुक्त मूलक प्राप्त हो गया। ये क्या है, एल्किल मुक्त मूलक, एल्किल मुक्त मूलक। और ये अधिक अस्थाई होता है, अधिक अस्थाई होता है। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं वो मुक्त मूलक में टूटते हैं, तब हमें दो प्रकार का फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलक प्राप्त होता है, हाइड्रोजन मुक्त मूलक और हाइड्रोजन मुक्त मूलक। तो जो हाइड्रोजन मुक्त मूलक होता है सबसे पहले ये एल्कीन अथवा एल्काइन अणु पे अटैक करता है, जिससे हमको अस्थाई मुक्त मूलक एल्किल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। अब इस एल्किल मुक्त मूलक पर हाइड्रोजन मुक्त मूलक अटैक करता है, अब देखिए इसका अटैक किस पर होगा, इसका अटैक किस पर होगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया। तो एल्किल हैलाइड बनने के लिए कंडीशन क्या है कि इसमें जो भी एल्किल हैलाइड बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनेगा, ना कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनेगा। तो इसमें होता क्या है कि हमेशा कोई ना कोई पराक्साइड लगा रहता है, इसीलिए इसको पराक्साइड प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहले खैरस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो इसलिए इसको खैरस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत उत्पाद प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। तो इसमें आपको समझ में आया होगा, ये बना क्या, एल्किल हैलाइड बना। कैसे बना, सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड का होमोलिटिक फिजन हुआ, फिर जो हाइड्रोजन मुक्त मूलक था वो अटैक किया एल्कीन अणु पर, जिससे हमको एल्किल मुक्त मूलक प्राप्त हुआ जो कि अधिक अस्थायी होता है। फिर ये अधिक अस्थायी वाला जो एल्किल मुक्त मूलक है इस पर हाइड्रोजन मुक्त मूलक का अटैक होगा, ये बदल जाएगा एल्किल हैलाइड में। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइडो हाइड्रोजन हैलाइडो में जो हाइड्रोजन हैलाइड चार हैं, आप जानते हैं चार में से कौन कौन से हैं, HF है, HCl है, HBr है और HI है। ये चार हाइड्रोजन हैलाइड है, इनमें से केवल HBr ही है जो कि खैरस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव को प्रदर्शित करता है। एल्किल हैलाइडो में केवल हाइड्रोजन हैलाइडो में केवल HBr ही एक ऐसा हाइड्रोजन हैलाइड है जो कि खैरस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव को प्रदर्शित करता है। चलिए इसको हम इसकी व्याख्या करते हैं, आखिर में ऐसा होता क्यों है।
या इसके होने का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि HBr ही क्षारस प्रभाव प्रदर्शित करता है। चलिए इसकी व्याख्या हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले HBr की बात करें, HF की और HCl की। तो HF और HCl दोनों में देखिए फ्लोरीन ऐसा तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का जब इसका विदलन होगा तो ये हेट्रोलिटिक होगा, हेट्रोलिटिक फिजन। HF का जब भी फिजन होगा, जब भी विदलन होगा तो ये होमोलिटिक ना होके बल्कि हेट्रोलिटिक होगा, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में काफी अंतर है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में और हाइड्रोजन की कम होती है। तो इसमें जब भी फिजन होगा, जब भी विदलन होगा तो ये H+ के रूप में और ये F- के रूप में, जो फ्लोरीन है वो F- के रूप में, जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में। और HCl का देखिए, HCl में भी फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और इसलिए ये भी वो हेट्रोलिटिक फिजन करेगा, हेट्रोलिटिक फिजन। देखिए इसका भी हेट्रोलिटिक फिजन होगा तो ये टूटेगा H+ और Cl- में। तो देखिए ये हमको आयन प्राप्त हुआ, आयन। देखिए हेट्रोलिटिक फिजन जब भी होगा तो वो हमेशा क्या देगा, आयन देगा, या तो धनायन या तो ऋणायन या दोनों प्रकार का हो सकता है। जब भी होगा तो दोनों प्रकार का होगा, एक कंपोनेंट आपका ऋणायन का होगा, दूसरा कंपोनेंट आपका धनायन होगा, दोनों मिलकर न्यूट्रल में होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है आपका धनायन और ऋणायन, ये कंडीशन नहीं है क्षारस प्रभाव के लिए। क्षारस प्रभाव के लिए कंडीशन क्या है, मुक्त मूलक होना चाहिए। मुक्त मूलक प्राप्त होगा तभी वो क्षारस प्रभाव प्रदर्शित करेगा। और ये देखिए HF का जब भी हम विदलन कर रहे हैं तो होमोलिटिक नहीं टूट रहा बल्कि ये हेट्रोलिटिक टूट रहा है, यानी कि विस्मांगी विदलन हो रहा है। और विस्मांगी विदलन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, आयन प्राप्त होते हैं। देखिए इसका भी विस्मांगी विदलन हो रहा है। तो ये दोनों तो कट गए, ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, क्षारस प्रभाव से और पेरोक्साइड प्रभाव से। दोनों बाहर इसलिए हो गए क्योंकि दोनों में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके कारण ये हमेशा कौन सा आयन देते हैं, ये कोई भी आयन दे सकते हैं, चाहे धनायन हो या ऋणायन हो, दोनों मिला के देते हैं। तो ये कुल मिला के हमको आयन प्राप्त होता है। और अगर आयन प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब उसका फिजन कैसा होगा, हेट्रोलिटिक। और हेट्रोलिटिक फिजन के पश्चात आयन प्राप्त होते हैं, इसलिए ये कभी भी क्षारस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव नहीं देंगे। अब देखिए बचा क्या, दो तो आपके कैंसिल हो गए, HF और HCl के अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये दोनों कैंसिल हो गए। दूसरी कंडीशन बच रही है HI की। देखिए HI, अब इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता लगभग इक्वल है। हाइड्रोजन और आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता लगभग इक्वल होने के कारण इसका जो विदलन होता है वो होमोलिटिक होता है। समांगी विदलन, इसको कहते हैं होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन। तो देखिए होमोलिटिक फिजन हो गया, क्या बना, हाइड्रोजन मुक्त मूलक और आयोडीन मुक्त मूलक, हाइड्रोजन मुक्त मूलक और ये आयोडीन मुक्त मूलक, आयोडीन मुक्त मूलक। तो देखिए इसमें जो आयोडीन मुक्त मूलक है इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। आयोडीन मुक्त मूलक की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है और ये क्षणिक होता है, और ये क्षणिक होता है। अत्यधिक क्रियाशीलता होने के कारण तुरंत ये दूसरे मुक्त मूलक से क्रिया करके I2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये भी क्षारस प्रभाव प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है। देखिए टूट तो गया, मुक्त मूलक में टूट गया,
हाइड्रोजन हैलाइड में जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसका तो होमोलिटिक फिजन संभव हो गया, चूंकि इस दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं लगभग सेम है तो इसका होमोलिटिक फिजन भी संभव है। अब जब होमोलिटिक फिजन हो गया, हाइड्रोजन मुक्त मूलक और आयोडीन मुक्त मूलक, दो प्रकार के मुक्त मूलक हमको प्राप्त हो गए, तो इसमें जो आयोडीन मुक्त मूलक होता है इसकी क्रियाशीलता अत्यधिक होने के कारण ये दूसरे आयोडीन मुक्त मूलक से क्रिया करके I2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये पेरोक्साइड प्रभाव प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, बचा क्या, HBr। तो यही कारण है, क्या कारण है, यही जो हमने आपको दो रीजन बताया, यही कारण है कि केवल HBr ही खैरस प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जबकि HCl, HF और HI खैरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। चलिए ओवरऑल निष्कर्ष क्या हुआ, तो ओवरऑल निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष क्या निकला कि जैसे हम प्रोपीन ले लें, एक एल्कीन है प्रोपीन, और इसमें हम HBr का योग करा दें और एक बेंजोइल पेरोक्साइड ले लें। देखिए हमने बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया और HBr के साथ प्रोपीन की क्रिया करा दी, तो देखिए मार्कोनी का नियम के अनुसार इसको बनना चाहिए 2 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन ये बन क्या रहा है, ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेन, और ये है प्रोपीन, और ये HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये बेंजोइल पेरोक्साइड। तो देखिए यही ओवरऑल निष्कर्ष, यही इतना है जो खैरस प्रभाव का सिद्धांत है, बस यही इतना है। हम आपको सिद्धांत भी बता चुके और कारण भी बता चुके हैं कि HF, HCl और HI क्यों नहीं देते हैं और HBr क्यों देता है। तो यही कारण है कि HBr खैरस प्रभाव देता है और HCl, HF और HI नहीं देते हैं। तो आशा करते हैं आपको खैरस प्रभाव अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट विधि बताएंगे बनाने की। तब तक के लिए धन्यवाद।